यस यार, चैन से सोना है तो जाग जाओ, किसी के भी सिर में मार के भाग जाओ। पढ़ाई पे ध्यान देंगे यार। We are here to revise another easy chapter, chapter number 7. Chapter number 7 is not even a chapter. ये synopsis आपके पास में है। Chapter number 7, source of corporate funding. This is nothing. This chapter is actually an overview of the entire syllabus. पूरे सिलेबस जो सीएफ का है उसका एक ओवरव्यू यहां पर दे रखा है। तो इस चैप्टर में खास कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जो कुछ टॉपिक्स यहां पे पढ़े उनका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे ताकि यू विल फील सुपर सॉर्टेड। इस चैप्टर को शुरू करके हम लोग बात करते हैं अगर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नहीं, मैं यहां से नहीं लेता, मैं यहां से लेता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यस यार, ये चैप्टर, इसको चैप्टर को देखते ही सबसे पहले लगा देने हैं 3 हार्ट, क्योंकि ये चैप्टर रहेगा आपका फेवरेट चैप्टर, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग भिन्न भिन्न प्रकार के सोर्स हो सकते हैं, उसको डिवाइड कर दिया इन्होंने बिटवीन लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देयर कैन बी अ लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म सोर्स एंड मीडियम टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म में कह दिया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। टर्म लोन बड़े बड़े, वेंचर फंडिंग, असेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बाय वे, तो बाय वे ऑफ एफसीसीबी, एफसीईबी, ईसीबी। ये सब हमारे सिलेबस को ही डिवाइड किया है। हमने सिलेबस में पढ़ा एफसीसीबी, ईसीबी, ये सब वो आएगा। हमने पढ़ा असेट सिक्योरिटाइजेशन, वो आएगा। हमने पढ़ा वेंचर फंडिंग, एएफ रेगुलेशन, वो आ गया। लोन की बात हमने की, वो आ गई। डिबेंचर की बात की हमने चैप्टर 14 में, वो आ गया। प्रेफरेंस कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये सब। तो ये सब चीजें जो है हमारे सिलेबस को डिवाइड किया लॉन्ग टर्म। फिर आता मीडियम टर्म। देखो, प्रेफरेंस कैपिटल एज इट इज ले लिया, इक्विटी हटा दिया, डिबेंचर एज इट इज ले लिया, फिर इन्होंने ऐड कर दिया लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज फाइनेंसिंग या मीडियम टर्म लोन। तो ऐसा हो गया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर दोनों जगह पर हैं, डिबेंचर दोनों जगह पर हैं, लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म के अंदर। ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग सर्विसेज, बिल डिस्काउंटिंग, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर और शॉर्ट टर्म लोन्स। फिर फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, रिसीवेबल एंड पेबल हो गए। ये हमारे सिलेबस में जो जो हमने टॉपिक्स पढ़ा उसको डिवाइड किया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के लिए आप यहां जा सकते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंसेस के लिए आप यहां जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के लिए यहां से फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग, इन सब के लिए आप यहां आ सकते हैं। लोन तो तीनों जगह पर है, बड़ा लोन यहां, मीडियम लोन यहां, शॉर्ट टर्म लोन यहां। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर तीनों यहां, प्रेफरेंस डिबेंचर यहां पर, और यहां पे बॉन्ड्स भी नहीं है, पर बॉन्ड्स लेस देन 1 ईयर के टेन्योर यहां पे आ जाते हैं। सिंपल, तो ऐसा ही कोई टॉपिक भी नहीं है, बट हाँ ऐसा डिवाइड कर रखा है। फिर आता है आपका शेयर कैपिटल। ऐसे ही हमने पढ़ लिया शेयर कैपिटल क्या होता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गवर्निंग फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, कि अगर आप डिबेंचर्स या शेयर कैपिटल को इशू करोगे तो क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014 अप्लाई हो जाएंगे, आईसीडीआर रेगुलेशन अप्लाई होगा, एलओडीआर रेगुलेशन अप्लाई होगा, और शेयर इशू कर रहे हो तो आपका साथ में इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी अप्लाई होगा। और अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो साथ में आरबीआई के गाइडलाइंस बैंक्स और एनबीएफसीज के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं हम कि कभी भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, तो क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये तो हो गई। फिर अगर आप बॉन्ड्स इशू करना चाहते हो तो आरबीआई, एनबीएफसीज के लिए आरबीआई के गाइडलाइंस भी अप्लाई होंगे। सिंपल। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर इक्विटी शेयर क्या होता है ये मुझे कुछ समझाने की, रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे क्या क्या कंडीशंस होगी ये मुझे रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर के टाइप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ इशू पूरा आईसीडीआर ये सब हो चुका है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी चैप्टर 14 ये सब हो चुका है। फिर आता है हमारा सीधा पहला टॉपिक, मसाला बॉन्ड। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक टॉपिक पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म पढ़ लिया, और अब हम बात करें सीधे हिटिंग टुवर्ड्स मसाला बॉन्ड। क्या होता है मसाला बॉन्ड, फोकस करना अच्छे से, एवरीथिंग अबाउट मसाला बॉन्ड। सबसे पहले मसाला बॉन्ड refers to a bond issued outside India which is denominated in Indian currency। एक ऐसा बॉन्ड जो हमने इंडिया के बाहर इशू किया है but which is denominated in Indian currency। a bond issued outside India but denominated in Indian currency, ये होता है हमारा मसाला बॉन्ड। ओके, if the bonds are issued in foreign currency then issuer in India has to bear the exchange rate risk। अगर बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी में होते तो इंडियन इशूअर के ऊपर एक्सचेंज रेट रिस्क आता, लेकिन चूंकि ये बॉन्ड्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी के अंदर नहीं, इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड हैं, और हमने इंडिया के बाहर इशू कर दिए, तो इंडियन इशूअर के ऊपर एक्सचेंज रेट रिस्क आता ही नहीं है। हमने रुपी में डिनोमिनेट किए हैं, हम रीपे भी रुपी के अंदर करेंगे। टू अवॉइड दिस इशूअर इशू द बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन रुपीज, सच बॉन्ड आर टर्म्ड एज मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड का जन्म कहां से हुआ? नॉर्मली हम इंडिया के बाहर अगर बॉन्ड्स इशू करते हैं तो फॉरेन करेंसी में होते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। आपके सिलेबस का जो सीक्वेंस मैं पिक करता हूं वो इसी हिसाब से करता हूं कि पूरे कंसेप्ट बेस्ट तरीके से आपके दिलो दिमाग में बैठे। तो फॉरेन करेंसी, कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक्सचेंजेबल बॉन्ड सब फॉरेन करेंसी में थे। अब वो जब फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू करते हैं तो हमारे ऊपर एक एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है, लेकिन अगर हमने इंडिया के बाहर बॉन्ड इशू कर दिया इंडियन करेंसी में तो हमारे ऊपर एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं रहेगा,
ऐसे बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड कहा जाता है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने नॉर्मल बहुत पढ़ी। और पॉजिटिव क्या है, इश्यूअर के ऊपर एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होता, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या है, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए इश्यूअर को इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, ये नेगेटिव है। उसके अंदर मेच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स होगी, अगर अप टू $50 मिलियन है और मोर देन $50 मिलियन है तो 5 इयर्स होगी मेच्योरिटी पीरियड। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है कि गवर्नमेंट यील्ड का जो रेट चल रहा है प्लस 300 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब 3%। तो गवर्नमेंट यील्ड है 6% प्लस 3%, 9% आपका ऑल इन कॉस्ट का सीलिंग है अगर आप मसाला बॉन्ड इशू करना चाहते हैं। एंड ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर हु इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी कैन इन्वेस्ट। तो मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से जो रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर है सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकता है जो कि रिलेटेड पार्टी नहीं होगा इन मसाला बॉन्ड। एंड दिस इज ऑल अबाउट मसाला बॉन्ड। ये टॉपिक पढ़ा था हमने मसाला बॉन्ड, बहुत इजी टॉपिक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, मैच्योरिटी पीरियड और ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर। आप इस चार्ट को भी याद रख लेते हो तब एग्जाम के हर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। सुपर। फिर आता है हमारे एक और छोटे से टॉप, म्यूनी बॉन्ड। मुन्नी बॉन्ड नहीं अजी, म्यूनी बॉन्ड। म्यूनी बॉन्ड बोले तो म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड इज इशूड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये सब जो बॉन्ड इशू करते हैं मेनली म्यूनिसिपैलिटी, ये जो बॉन्ड इशू करता है उसको कहते हैं म्यूनी बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड। क्यों इशू करते हैं, एयरपोर्ट बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, रेलवे बनाना है, मेट्रो बनाना है, इनको रोड्स बनाने, पार्क बनाने, हॉस्पिटल बनाने, स्कूल बनाने, ये सब के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। बॉन्ड कौन इशू करता है, क्यों इशू करता है। फिर फर्स्ट बॉन्ड, द फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड वाज इशूड बाय बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 1997। लेटर अहमदाबाद ने भी इशू किया बट ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सेबी ने 2015 में प्रॉपर गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड। ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए। म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड्स, दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये सब म्यूनिसिपैलिटी ये इशू करता है। क्यों इशू करता है, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ये सब बनाने के लिए इशू किए जाते हैं। उसके बाद में पहली बार किसने इशू किया था, बैंगलोर ने इशू किया था, वो भी 1997 में। फिर अहमदाबाद ने भी इशू किया बट इतना पॉपुलर नहीं हो रहा था। इसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए सेबी ने 2015 में इसके गाइडलाइंस इशू कर दिए। खत्म। फटा पोस्टर निकला हीरो। मैं आपको सीधा जंप करा के लेके जा रहा हूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें तो कुछ नहीं, इन्होंने दे रखा था, इन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई बताया। टॉपिक नंबर 17 इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई। मैं आपको थोड़ी देर बाद हर एक टॉपिक को हमने नंबरिंग दी है नोट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक टॉपिक के नंबरिंग के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अभी आते हैं, हमें मेन टॉपिक तो पढ़ना बाकी है अभी, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट, उस पर फोकस आएगा। लेकिन उसके पहले आ जाते हैं एफडीआई। इन्होंने एफडीआई के बारे में कुछ बात नहीं की, बस इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई बता दिया कि एफडीआई कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कभी भी एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई करने से क्या होता है, जिस देश में एफडीआई हो रहा है उस कंपनी की, उस कंट्री की ग्रोथ होती है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है और जीडीपी पूरी कंट्री का भी ग्रो होता है। इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कर दिया, गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन वेरियस प्रमोशनल पॉलिसीज, इंसेंटिव्स, जिससे कि एफडीआई बढ़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी को ऑनगोइंग बैक टू बैक बार बार रिव्यू भी करती रहती है। अपार्ट फ्रॉम स्मॉल नेगेटिव लिस्ट, छोटी मोटी पॉइंट को हटा दो तो हर जगह पे एफडीआई इंडिया में अलाउड है। इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी बना रखी है। तो क्या है, गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी बनाई, उसको बार बार रिव्यू करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं एफडीआई लाने के लिए। हर किसी एरिया में अलाउ कर रखा है नेगेटिव लिस्ट छोड़ के। ये कुछ प्रमोशनल बातें की एफडीआई की, तो कोई बहुत ज़्यादा हेफ्टी टॉपिक नहीं रहा, जनरल बात किया। फिर बताया कि एफडीआई आने के 2 रूट है, अप्रूवल रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में आप बिना किसी के अप्रूवल लिए सिर्फ एडी कैटेगरी 1 बैंक को बता के भी एफडीआई ले सकते हैं। अप्रूवल रूट में आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। फिर आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। टॉपिक नंबर 18, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में कुछ खास नहीं है। इंडिया के बाहर से अगर किसी भी फॉरेनर को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है देन दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। उनको इंडिया में कस्टोडियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा, इंडिया में डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, हर फॉरेनर को करना पड़ता है, हर फॉरेन इन्वेस्टर को करना होता है। यहां पे हमारे सिलेबस में फोकस होता है कि अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को कौन सी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 3 कैटेगरीज, नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 इज नथिंग, anyone who is not covered under category 1 gets recognition under category 2। तो फोकस करना है कैटेगरी 1 पे। कैटेगरी 1 में है 5 पॉइंट्स, पूरी ताकत से इन 5 पॉइंट्स पे भिड़ जाना है। सबसे पहला, हु विल गेट कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन, ये है प्लैटिनम कैटेगरी। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज, सेंट्रल बैंक बोल दो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, इन सबको मिलता है कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ एनी एंटिटी विच इज कंट्रोल्ड और एटलीस्ट 75% ओन्ड बाय सच गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज, उनको ही मिलेगा कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में पेंशन फंड या यूनिवर्सिटी फंड है, उनको भी मिलेगा कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन।
उसके बाद में जो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, स्वैप डीलर्स, इनको भी मिलेगा कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन। पहले आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ये बहुत मस्ती में आप लिख सकते हो। कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन मिलेगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज, सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें, और एनी एंटिटी विच इज कंट्रोल्ड और 75% ओन्ड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे का। सेकेंड, पेंशन फंड और यूनिवर्सिटी फंड। थर्ड, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनी, स्वैप डीलर्स, ब्रोकर्स, मैनेजर्स, ये सबको। इजी है। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट डिफिकल्ट है। थर्ड पॉइंट कहता है कोई भी एंटिटी जो कि आई है, एंटिटी फ्रॉम एनी एफएटीएफ मेंबर कंट्री, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर रखा है जिन कंट्री के लिए वो कंट्री, या फिर जिनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बायलैटरल ट्रीटी एंटर किया है वैसी कंट्री, इन तीनों में से एक जगह पे कंट्री कवर होनी चाहिए। या तो एफएटीएफ की मेंबर कंट्री है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर के माध्यम से उस कंट्री को स्पेसिफाई कर रखा है, या फिर उसके साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर रखा है। इन तीनों में से कहीं पे वो कंट्री कवर्ड है, हाँ कवर्ड है, तो उस कंट्री के अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड्स को भी अलाउड है। या फिर उस कंट्री का कोई अनरेगुलेटेड फंड है लेकिन उसका जो मैनेजर है वो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है तो भी चलेगा। और लास्टली कह देते हैं एनी यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर 5 years, इनको भी अलाउड है। ठीक है, एंडाउमेंट यूनिवर्सिटी के जो हैं जो 5 years तक एग्जिस्टेंस में उनको भी अलाउड है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, फिर लास्ट एक पॉइंट आ जाता है, इसको सिंपल तरीके से, एंटिटी, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज एन अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड वन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज फ्रॉम अ एफएटीएफ मेंबर कंट्री, उसको भी यहां पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट, एंटिटी वेयरइन 75% और मोर इज कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द एंटिटी कवर्ड अबव, इन सबको मिलता है कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन। एज ए स्टूडेंट आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद खुद को लिखने की कोशिश करनी चाहिए, और एटलीस्ट इनमें से अपने 4 पॉइंट तो आप देखो, फर्स्ट 3 तो कंपल्सरीली याद करना है, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में आप जितना सब्सटैंशियली एज क्लोज एज यू कैन गो टू परफेक्शन, ट्राई एंड डू दैट। प्रेशर नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम इस पे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। 3 पॉइंट कंठस्थ किए, बाकी 2 पॉइंट में आप जितने क्लोज टू परफेक्शन जा सकते हो उतने परफेक्शन जाने की कोशिश करो। फर्स्ट 3 पॉइंट वापस रिवाइज कराता हूं, ये तो कंठस्थ होने चाहिए आपको। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसी इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक, international agencies, multilateral agencies, or any entity in which such entities control or at least own 75% of the ownership. ठीक है। Second, easy, pension fund और university fund. And third is appropriately regulated. Appropriately regulated के अंदर आपके insurance companies, reconstruction company, banks, asset management companies, इन आपके managers, आपके brokers, swap dealers, ये सब appropriately regulated वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। Category 2 क्या बोलता है? Any investor not covered under category 1 will get the registration of category 2. कोई भी व्यक्ति जो कैटेगरी 1 में कवर्ड नहीं हो कैटेगरी 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपको 3-4 नाम लिखने हैं, इंडिविजुअल, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट हाउसेस, फैमिली ऑफिसेज, ये सब चीजें, तो इनको मिल जाता है कैटेगरी 2 रजिस्ट्रेशन। जिसको भी कैटेगरी 1 नहीं मिला उसको मिलता है कैटेगरी 2, और ये है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको लेके चल रहा हूं सिक्योरिटाइजेशन। देखना हम कहां पर है, वैसे ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बाद में हम सीधा 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 चले गए मसाला बॉन्ड, फिर हम चले गए म्युनिसिपल बॉन्ड, ये दोनों हमने अच्छे से पढ़े। उसके बाद में सीधा हमने पढ़ लिया एफडीआई की इंपॉर्टेंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और अब मैं सीधे पढ़ा रहा हूँ सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी रिसीट। आप देखोगे अगर तो यही कुछ 4 मार्क टॉपिक्स मैंने कर रखे हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हैं दे आर कवर्ड इन डिटेल इन फर्दर चैप्टर्स, और मैंने लिख के भी दिया नोट्स के अंदर कि ये टॉपिक यहाँ पे कवर्ड है, यहाँ पे कवर्ड है, यहाँ पे कवर्ड है, सो दैट आपको ईज जाएगा। जो चीज़ आगे आपको 5 पेज में पढ़नी है उसको यहाँ पे आधे पेज में क्यों पढ़ना है? सही है, यहाँ पे समरी में पढ़ोगे, आगे जाके वापस 5 पेज में पढ़ना है, तो यहाँ पे इट इज कवर्ड अहेड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज। आपको इन टॉपिक्स को रिवीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, फर्स्ट, 9th, 10th, 17, 18, 19 एंड 20। एंड नाउ आई एम हिटिंग टुवर्ड्स सिक्योरिटाइजेशन, उसमें मैंने स्टार मार्क करके भी दिया है, सिक्योरिटाइजेशन एज वेल एज सिक्योरिटी रिसीट्स। चलो पूरा फोकस यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन। सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, मैंने ये चार्ट आपको मतलब आपको पहले 3 बार चार्ट बना के मैंने समझाने की कोशिश की थी, आई कैट सबके दिमाग में बैठ चुका है। 4 पार्टीज हो सकती हैं। सबसे पहले हो जाता है हमारा बोरोवर, ऑब्लाइजर भी कह सकते हैं, फिर हो जाता है हमारा ओरिजिनेटर जो बैंक रहता है, फिर एसपीवी या उसको कह सकते हैं एसपीडी, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, और लास्ट में हो जाते हैं हमारे इन्वेस्टर। ये सब है। क्या होता है इसके अंदर, सिंपल, हमने पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा है। कोई भी एक बैंक है, ओरिजिनेटर है बैंक कह सकते हैं, जिसने कोई भी लोन दे रखा है। लोन बैंक के लिए तो असेट है ना, बैंक की बैलेंस शीट में तो असेट साइड आएगा, लोन दे रखा है, ठीक है, तो उसने लोन दे रखा है।
अब बैंक की बैलेंस शीट में ये एक असेट है, दिस इज एन इलिक्विड असेट, क्योंकि 5-10 साल बाद जब लोन का टेन्योर कंप्लीट होगा तब जाके पैसा आने वाला है, इलिक्विड असेट है। बैंक अगर इस इलिक्विड असेट को कन्वर्ट कर सकती है, बैंक अगर इस इलिक्विड असेट को कन्वर्ट कर सकती है और उसको सेल कर सकती है टू एसपीडी, उसे कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर इलिक्विड असेट into securities. Securitization is the process of converting your illiquid asset into securities. तो आपने ये asset बेच दिया SPDE को, SPDE क्या करती है, SPDE इन assets के बेस पे रखते हुए, ये जो लोन है इसको बेस पे रखते हुए इशू कर देती है आगे इंस्ट्रूमेंट्स। हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था, यहाँ मैं सिर्फ कीवर्ड्स रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, फोकस करना। हमने इसको 3-4 बार चार्ट बना बना के समझा था। मुझे लगता है हर स्टूडेंट के दिमाग में कंसेप्ट तो क्लियर है कि कैसे बैंक किसी भी एक लोन को ध्यान से इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट क्रिएट करती है, इन्वेस्टर का उनको बॉन्ड इशू करके अपना पैसा रिकवर कर लेती है। माइंड बॉगलिंग। हम लोग आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पे भी। तो क्या होता है यहाँ पर जो भी बैंक है वो अपने इलिक्विड एसेट को कन्वर्ट कर लेती है इनटू सिक्योरिटीज बाय गिविंग इट टू एसपीडी। एसपीडी इशू सिक्योरिटीज, कलेक्ट मनी एंड गिव्स द मनी टू बैंक। एसपीडी बैंक का ही क्रिएट किया हुआ एक एसपीवी होता है मोस्ट लाइकली। ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर को इशू किए जाते हैं इन्हें कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट आर रेगुलेटेड बाय SARFAESI as well as SEBI, issue and listing of non-convertible securities regulation 2008, issue and listing of securitized debt instrument and security receipt regulation 2008, और साथ ही साथ RBI के गाइडलाइंस। तो ये securitized debt instrument is governed by, सबसे पहले तो हो गया SARFAESI 2002, फिर SEBI, issue and listing of securitized debt instrument and security receipt regulation 2008, और RBI के गाइडलाइंस। ये सब गवर्न करते हैं securitized debt instrument को। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का। फिर एकदम आसानी से कोई पूछता है व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इलिक्विड एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। इलिक्विड एसेट था मेरा एक, उसको मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। कीवर्ड्स याद रखना है, इलिक्विड एसेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन, ये सिंपल, ओरिजिनेटर है, एसपीडी है, इन्वेस्टर है। स्टेप 1, ओरिजिनेटर ने एसपीडी को क्रिएट किया, एसपीडी इज क्रिएटेड। ओरिजिनेटर ने, बैंक ने अपने असेट को ट्रांसफर कर दिया टू एसपीडी। एसपीडी ने इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, सिक्योरिटी इशू कर दिया और पैसा रिकवर कर लिया और ये पैसा दे दिया बैंक को। आप इसको 3 स्टेप में लिखो, 4 में लिखो, 5 में लिखो, यही लिखना है। आई रिपीट अगेन, ओरिजिनेटर और बैंक क्रिएट्स स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी और एसपीवी। दे क्रिएटेड इट अप, नाउ क्रिएटेड, they transfer their illiquid asset to them, to SPD. SPD issues security and collects money, and SPD pays the money to the bank. This is securitization के steps. Securitized instruments are regulated by, हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, SARFAESI 2002, SEBI, issue and listing of securitized debt instrument and security receipt regulation 2008, and RBI के guidelines. अब एलिजिबिलिटी टू इशू और लिस्ट एसडीआई कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट कौन एलिजिबल है, कौन इशू लिस्ट कर सकता है। पहला, इसमें क्या क्या करना होगा, पहले एसपीडी टू बी फॉर्म, आपको स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी को क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल द ट्रस्टीज हैव टू बी रजिस्टर्ड, सारे के सारे ट्रस्टीज सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008 में रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद में कंप्लाई विद दिस रेगुलेशन एंड सेबी एक्ट, और आपको ये रेगुलेशन 2008 और सेबी एक्ट को कंप्लाई करना होगा। अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाइड है तो ही आप सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं। क्या तीन होगा, एसपीडी हैज टू बी फॉर्म, ट्रस्टीज रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपको एक्ट और रेगुलेशन को कंप्लाई करना है। अब ट्रस्टीज रजिस्टर्ड होने चाहिए, उसको लेके 2 पॉइंट है। पहला तो कुछ ट्रस्टीज को रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं है जो अपने अपने रेगुलेशन में रजिस्टर्ड है। यहां पे आपको कुछ 6 पॉइंट दिखेंगे, इन 6 लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ समवन इज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रस्टी, उसको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। इफ समवन इज अ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको वापस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ एंटिटी इज द नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आप अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी ट्रस्टीज हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी 6 केसेस के अंदर। बहुत ईजी है, 2-2-2 के सेट में याद रखना है। पहले 2 के सेट में आता है अगर आप ऑलरेडी डिबेंचर ट्रस्टी तो रजिस्टर्ड है, या आप सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर SARFAESI, तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 2 पर्टिकुलर एंटिटी, अगर आप नेशनल हाउसिंग बैंक या आप नाबार्ड है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 2 पॉइंट लास्ट के जो कभी आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो भी आपको अप्रूवल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अगर अब इन 6 में कवर नहीं होता, हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं? कुछ भी नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका नेटवर्थ होना चाहिए कम से कम 2 करोड़ और आपके पास कम से कम 2 ऐसे लोग होने चाहिए जिनके 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है।
You need to have a net worth of 2 crore and you need to have 2 personnel who have 5 years का experience. अगर ये हैं तो आप डिबेंचर ट्रस्टी की तरह यहाँ पे ट्रस्टी की तरह रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. Easy peasy over. सिंपल. बाकी तो 50 ज्यादा वाली बात आ जाती है. ये होने के बाद में आ जाता है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट. कि सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट को पब्लिक ऑफर कब बोलेंगे, प्राइवेट ऑफर कब बोलेंगे. एकदम सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, इफ only such person can buy or subscribe the securitized instrument who have received the offer. जिन लोगों को ऑफर मिला है सिर्फ वो अगर उसको रिसीव कर सकते हैं तो उनसे बोलेंगे हम प्राइवेट ऑफर. और अगर ऑफर किसी को भी दिया है, रिसीव कोई भी कर सकता है, उसे बोलेंगे पब्लिक ऑफर. बहुत ऑब्वियस सी बात है. प्राइवेट ऑफर, पब्लिक ऑफर. जिसको ऑफर दिया वही एक्सेप्ट कर सकता है अगर सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट ऑफर. हमने किसी को भी ऑफर दिया, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक ऑफर. पहला. दूसरा, if it is a domestic concern between person giving the offer and accepting the offer. अगर ये एक डोमेस्टिक कंसर्न है तो प्राइवेट, डोमेस्टिक कंसर्न नहीं है तो पब्लिक. और लास्ट पॉइंट भी अच्छा है, अगर एक साल में आपने 50 से ज्यादा कोई ऑफर दिया है तो भी आप पब्लिक हैं, अदरवाइज आप प्राइवेट हैं. बहुत ब्यूटीफुली समझ में आता है. जिसको ऑफर दे रहे वही एक्सेप्ट कर सकता है तो प्राइवेट है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, पब्लिक है. इफ इट इज अ डोमेस्टिक कंसर्न तो ये प्राइवेट है, अदरवाइज पब्लिक है. एक साल में 50 से ज्यादा को अगर आप ऑफर दे देते हैं तो हो जाता है वो पब्लिक ऑफर, अदरवाइज प्राइवेट है. और इसके बाद में सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के कुछ अदर प्रोविजंस आते हैं. यू आर डन विद सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट. क्या अदर प्रोविजन है? मैंडेटरी लिस्टिंग कंपलसरी है. उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना पड़ेगा. यू विल हैव टू एंटर इनटू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज. वेरी ऑब्वियस. क्रेडिट रेटिंग हैज टू बी ऑब्टेन इफ इट इज प्राइवेटली प्लेस्ड. क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी कर दिया. उसके बाद में आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा एटलीस्ट 2 डेज का, जिसके पहले इशू ओपन हो रहा है. तो लोग अप्लाई कर पाए उसके 2 डेज पहले न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है. Continuous listing agreement has to be complied, conditions have to be complied, and securitized instrument will be traded and settled as per recognized stock exchange. आप देखो कितनी ऑब्वियस बातें बोली हुई है. पहला पॉइंट आ गया मैंडेटरी लिस्टिंग. अब अगर लिस्टिंग है तो आपको नहीं लगता कि ये पॉइंट अपने आप हो गए. आपको लिस्टिंग की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, लिस्टिंग अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड और सेटल होंगे. ये तो ऑब्वियस हो गया ना. अगर आपकी मैंडेटरी लिस्टिंग है तो मैंडेटरी लिस्टिंग से ही 4 पॉइंट निकल जाते हैं कि आपको लिस्टिंग का एप्लीकेशन देना है, लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर करना है, कंटिन्यूअस लिस्टिंग कंडीशन कंप्लाई करना है, विल बी ट्रेडेड एंड सेटल्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. कितना ऑब्वियस है. फिर क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना है और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना है आपको एटलीस्ट 2 डेज पहले. एंड दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. ये भी अगर आपने कंठस्थ कर लिया है, if there is any question you'll be able to comfortably answer that. Chalo. And that takes me to the last topic, that is security receipt. इनका एक ही रेगुलेशन है, SEBI इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008. अब सिक्योरिटी रिसीट की बात करता हूं. सीधा मैं आ जाता हूं एलिजिबिलिटी पे. अगर सिक्योरिटी रिसीट कभी भी इशू करना है तो क्या एलिजिबिलिटी है? कंपल्सरी प्राइवेट प्लेसमेंट होना चाहिए एंड यू हैव टू कंप्लाई विद 2 थिंग्स. कंप्लाई विद आरबीआई का रूल्स और गाइडलाइंस एंड कंप्लाई विद 2008 का रेगुलेशन. प्राइवेट प्लेसमेंट होना चाहिए, आरबीआई को कंप्लाई करना है, 2008 के रेगुलेशन को कंप्लाई करना है. इजी हो गया. उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट. बिल्कुल ठीक है. अगर वो बेचना चाहता है सिक्योरिटी रिसीट टू एनी पर्सन, इट हैज टू बी लिस्टेड. सिंपल है कि होल्डर, मेरे पास सिक्योरिटी रिसीट है एंड द सिक्योरिटी रिसीट आर लिस्टेड, आई कैन सेल इट टू एनी पर्सन. I am a holder of security receipt. Security receipts are listed. I can sell it to any person. दूसरा, I am a holder of security receipt. Security receipts are listed and I want to sell it to qualified buyer. Can I sell so? You can sell so only if you are holding not less than 50% of the total security receipts. I'll repeat it again. मेरे पास security receipts हैं. मैं ये security receipts listed है. मैं किसी को बेच सकता हूँ क्या? Yes, आप किसी को बेच सकते हो. मेरे पास सिक्योरिटी रिसीट है, सिक्योरिटी रिसीट लिस्टेड है. क्या मैं क्वालिफाइड बायर को बेच सकता हूं? आप तभी बेच सकते हो व्हेन यू आर होल्डिंग नॉट लेस देन 50%. चलो, उसके बाद में आते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट. ऑफर डॉक्यूमेंट जो भी आपका बन रहा है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है. ऑफर डॉक्यूमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए, सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए. अरे जी वही रूल, गोल्डन रूल, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए. ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए. तो ना तो कुछ फॉल्स होना चाहिए ना ही कुछ ओमिट होना चाहिए. फिर आ गया डिस्क्लोजर होगा एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एंड सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008. ये तो शुरू में कह दिया था ना कि आरबीआई के गाइडलाइंस को भी फॉलो करेंगे और 2008 रेगुलेशन को भी फॉलो करेंगे. गोल्डन रूल भी आ गया और आपको वेबसाइट पे अपलोड भी करना है. वेरी इजी. ट्रेडिंग कैसे होगी? Trading of securities which are listed will be traded, cleared and settled on stock exchange. भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लिस्टेड हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होंगे, क्लियर होंगे, सेटल होंगे. ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट ऑन ओटीसी.
ओवर द काउंटर पे अगर ट्रेडिंग हो रही है, दे हैव टू बी रिपोर्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। ओवर द काउंटर मतलब आप ऐसा नेगोशिएट करके पर्सनल लेवल पे बाय सेल कर रहे हो तो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है, हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। एंड लास्ट, मिनिमम ट्रेडिंग लॉट इज 10 लाख, कम से कम 10 लाख का ही ट्रेडिंग लॉट रहेगा, उसमें आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप ओटीसी पे कर रहे हो तो स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, आप स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हो तो वहीं पे ट्रेड हो जाएगा, वहीं पे सेटल हो जाएगा और आपका ट्रेडिंग लॉट रहेगा 10 लाख का। लास्ट चीज आती है सिक्योरिटी रिसीट की क्या क्या लिस्टिंग कंडीशंस है। फर्स्ट, इट हैज टू बी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, वो तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा था प्राइवेट प्लेसमेंट। कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉस इजी। नाउ कैन नॉट बी ऑफर टू मोर देन 200 इन्वेस्टर इन ईयर। सिंस इट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, आप एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी रिसीट ऑफर नहीं कर सकते। मिनिमम अलॉटमेंट टू क्वालिफाइड बायर इज 10 लाख। अगर क्वालिफाइड बायर को अलॉटमेंट करो तो कम से कम आपको करना पड़ेगा 10 लाख का। डीमैट फॉर्म में अलॉटमेंट होगा। वैल्यूएशन भी आपको करना कंपलसरी है। जब आप इशू ओपन करो उसके 3 महीने के अंदर वैल्यूएशन होना चाहिए, उसके पुराना वैल्यूएशन नहीं चलेगा। क्रेडिट रेटिंग भी आपकी पिछले 3 महीने की होनी चाहिए, उसकी पुरानी क्रेडिट रेटिंग नहीं चलेगी। और लास्ट इज आपको 2008 रेगुलेशन के जितने भी डिस्क्लोजर नॉर्म्स इसको भी कंप्लाई करना है। दिस इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी रिसीट। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो है तुम। सिक्योरिटी रिसीट, सबसे पहले इधर आना चाहिए सिक्योरिटी रिसीट को लेके एलिजिबिलिटी के 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद में नीचे दे रखा है कौन किसको बेच सकता है, ठीक है सर। उसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट, बेसिक पॉइंट है। उसके बाद में ट्रेडिंग कैसे होगी, हाँ बेसिक पॉइंट है। फिर कंडीशन में ध्यान रखना है हमको कि भाई वैसे तो हमको सारा का सारा लॉ कंप्लाई करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट पे करेंगे मतलब देखो कुछ पॉइंट तो ऑलरेडी कवर्ड ही थे ना। प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, लॉ को कंप्लाई करना है। उसके बाद में डीमैट फॉर्म में होगा, वैल्यूएशन नहीं था। उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग होगी और डिस्क्लोजर होगा। ये पॉइंट्स, ये तो पहले से पता पॉइंट्स है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट पहले से बता दिया आपको, सारे लॉस को कंप्लाई करना है। उसमें आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन 2008 का रेगुलेशन कंप्लाई करना है, 2008 के डिस्क्लोजर भी कंप्लाई करना है और क्रेडिट रेटिंग लेनी है तो पहले ही बता दिया। सिंपल है। तो ये सब चीजें हमको पता है। अब आता है ये एडिशनली क्या पड़ा, सिक्योरिटीज डीमैट में होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो सारी सिक्योरिटीज डीमैट में होते हैं। वैल्यूएशन भी कंपलसरी जो पिछले 3 महीने में होना चाहिए। मिनिमम अलॉटमेंट 10 लाख का ही करोगे क्वालिफाइड बायर को, और एक साल में 200 से ज्यादा को आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो। एकदम सिंपल। और ये है हमारे सिक्योरिटी रिसीट। आपको किस प्रकार से पढ़ना होता है, आपको इसी प्रकार से सिक्योरिटी रिसीट को देखो। अब आप राइट नाउ ओनली ट्राई एंड स्पीक द पॉइंट्स, जितने याद आते हैं वो बोनस है ऐसा। और अब अगर मैं आपको लिए चलता हूं, यहां पर है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, आपने सब पढ़ लिया है। वैसे तो जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट, आप सारे चैप्टर रिवाइज कर लेते हो, इसके बाद में आप और भी चैप्टर्स रिवाइज करोगे। जब आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं तब आप पूरा का पूरा चैप्टर यहां से बोल सकते हो। बट यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम। जब ये चैप्टर पे आओ, ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं तकरीबन 7, बस ये पढ़ लिए तो भी आपका चैप्टर पूरा डन हो जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोर्स, लॉन्ग, मीडियम, स्मॉल, ये सब याद आ रहा है उसके अंदर पॉइंट से। फिर आ गया मसाला बॉन्ड, हमने एक चार्ट पढ़ा था, मसाला बॉन्ड था। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, उसकी मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कितनी होती है, इन्वेस्टर कैसा होना चाहिए। म्युनिसिपल बॉन्ड उसके 4 पॉइंट्स। म्युनिसिपल बॉन्ड कौन इशू करता है, किस पर्पस के लिए इशू करते हैं, पहली बार कहां इशू होता है म्युनिसिपल बॉन्ड, और म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए सेबी ने गाइडलाइंस कौन से ईयर में दिए। फिर आता है हमारा एफडीआई की जनरल बात की कि एफडीआई से कंट्री को क्या फायदा होगा और एफडीआई को प्रमोट करने के लिए कंट्री ने क्या क्या किया। फिर आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, 2 कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन था, कैटेगरी 1 5 पॉइंट, कैटेगरी 2 बच्चे हुए सबको कैटेगरी 2 मिल जाता है। फिर सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटाइज क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं हमने पढ़ा। फिर उसकी कंडीशंस क्या हो जाती है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, हमने सारी चीजें सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ी। फिर लास्ट क्या सिक्योरिटी रिसीट, उसका एक चार्ट पढ़ लिया आप, देखो सिक्योरिटाइज रिसीट। एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबिलिटी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहिए, सेबी का 2008 का रेगुलेशन कंप्लाई करना है और आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन, ठीक है सर। उसके बाद में कौन किसको बेच सकता है, सिक्योरिटी रिसीट होल्डर, अगर सिक्योरिटी रिसीट लिस्टेड है तो किसी को भी बेच सकता है। सिक्योरिटी रिसीट होल्डर, सिक्योरिटी रिसीट लिस्टेड है तो वो क्वालिफाइड बायर को बेच सकता है, उसके लिए यू शुड हैव नॉट लेस देन 50% शेयर्स, ओके 50% सिक्योरिटी रिसीट। फिर मैं ऑफर डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है, कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ओमिट भी नहीं करनी है, कुछ मिसलीडिंग फॉल्स भी नहीं देना है। उसके बाद में आपका जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको लेके एक और पॉइंट था आपका ऑफर डॉक्यूमेंट यस, डिस्क्लोजर देने आपको एज पर आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन और 2008 का रेगुलेशन। आई होप अंडरस्टैंडिंग कैसे रिवाइज करना है, आपको पूरा चार्ट माइंड मैपिंग से याद हो जाएगा। एंड एक पॉइंट भी याद नहीं आ रहा तो वो मिसिंग फील होगा कि वो पॉइंट क्या था। वापस शुरू करते हैं। सिक्योरिटी रिसीट की यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सिक्योरिटी रिसीट के अंदर एलिजिबिलिटी में 3 पॉइंट है, तीनों याद आ गए, वंडरफुल। क्या 3 पॉइंट थे, प्राइवेट प्लेसमेंट, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन 2008, फिर ये कौन किसको बेच सकता है ये हो गया। ऑफर डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड 3 पॉइंट्स थे, वेबसाइट पे डिस्क्लोजर होना चाहिए, ना तो कुछ छूटा ना तो कुछ झूठा।
उसके बाद में पहला पॉइंट क्या था, अरे हाँ कि इसको 2008 रेगुलेशन आरबीआई दोनों को कंप्लाई करना है। फिर आ गए हम मान लीजिए ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग में कितने पॉइंट्स है तो याद दिमाग में याद आ जाना चाहिए, ट्रेडिंग में 3 पॉइंट्स है। अगर वो लिस्टेड है तो उस केस में उसका सेटलमेंट, उसका क्लियरिंग, ये सब चीज़ें होगा स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर वो ओवर द काउंटर भी ट्रेड होता है तो भी रिपोर्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल ट्रेडिंग टर्मिनल, और ट्रेडिंग लॉट होगा 10 लाख का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको ऐसे याद आ जाना चाहिए। फिर लिस्टिंग की कंडीशन, तो लिस्टिंग कंडीशन में याद आ रही है हमको कि सर 4 पहले की पता थी और 4 नहीं पता चली। तो 4 पहले की क्या पता थी, प्राइवेट प्लेसमेंट से होगा, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉस 2008 का पूरा हमको डिस्क्लोजर भी करना है और क्रेडिट रेटिंग भी लेना है विद इन लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। फिर 4 नए क्रेडिट रेटिंग की तरफ वैल्यूएशन लेना है विद इन लास्ट 3 मंथ्स। एक साल में 200 से ज्यादा को आप नहीं कर पाओगे। मिनिमम अलॉटमेंट क्वालिफाइड बायर को होगा कम से कम 10 लाख का, एंड डीमैट फॉर्म के अंदर होगा, और इस तरह से पूरा सिक्योरिटी रिसीव हो जाएगा। एक और टॉपिक दिमाग में गया, डुपुक। Are you getting a fair idea? And I think with this, you're done with this particular chapter as well. फंडिंग का जो सिलेबस है वो आपको सबसे आसान लगना चाहिए हौले हौले जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। एंड एज ए टीचर आई नो कि आपको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज कराना है ताकि फंडिंग में 1 मार्क्स भी आपके बिल्कुल कम नहीं हो, ठीक है। हमारे सारे कोर चैप्टर्स हो चुके हैं, अभी जो नॉन कोर चैप्टर्स भी उसको भी हम बहुत अच्छे से समराइज करके बहुत जबरदस्त क्विक रिवीजन तक पहुंचना है ताकि हम उसको जब चाहें बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएं। खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। I'll see you guys tomorrow. Bye.